हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां 24 घंटे के भीतर क्या गद्दी छोड़ देंगे इमरान खान। बड़ी खबर दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन में जहां फंसे हैं 700 भारतीय, उस सूमी पर रूस ने गिराए 500 केजी के बम। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है वहाँ की स्थिति। इसी बीच आपको बताएंगे जहाँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर चर्चा किया गया, जिस पर भारत ने बड़ी बात कही है दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे आखिर क्यों रूस का साथ दे रहा है भारत। अमेरिका के पूर्व राजनयिक ने दिया है ये जवाब। बताएंगे दोस्तों अमेरिका क्या मानता है भारत को, क्यों भारत रूस का साथ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, खुद अमेरिका की जुबानी आपको हम सुनाने वाले हैं। इसी बीच चाइना और भारत को लेकर अभी की सबसे लेटेस्ट खबर आ रही है दोस्तों, जहाँ पर भारत चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की बैठक होने वाली है दोस्तों। और इसी बीच मोदी या योगी, यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक वापसी का सबसे बड़ा किरदार कौन है दोस्तों। अभी की खबर में आपको हम सबसे बड़ा खुलासा करके बताने वाले हैं दोस्तों, आखिर क्यों बीजेपी की ऐतिहासिक वापसी का सबसे बड़ा कारण बना है ये नेता। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर सपा के गढ़ में भी जीतते नहीं दिखाई दे रहे अखिलेश यादव, और सपा को जितवाने का दावा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी सीट हार रहे हैं। बड़ी खबर दोस्तों, इसी बीच आपको हर तरह की जानकारी अभी हम देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है, और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष ने दिया इमरान खान को बहुत बड़ा अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे के भीतर गद्दी छोड़ो इमरान खान। बता दें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री इमरान खान को गद्दी छोड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार लाला मुसा में आवामी मार्च के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने सोमवार को कहा कि हम इमरान खान को लोकतांत्रिक तरीकों से पद से हटाने के लिए तैयार हैं। जनता नहीं चाहती है कि अब इमरान खान थोड़ी देर के लिए भी गद्दी पर बने रहें। मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से अपील करता हूं कि उनकी भलाई इसी में है कि वो गद्दी छोड़ दे। पीपीपी नेता ने कहा है कि इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को गाली देना और नाम बिगाड़ना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बीच कथित सांठगांठ का जिक्र करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा है कि देश ने सरकार की आर्थिक नीतियों को खारिज कर दिया है और PTI एवं IMF का विरोध कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में आर्थिक संकट के लिए कठपुतली प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान में आम आदमी मुद्रास्फीति की सुनामी में डूब रहा है। पीपीपी नेता ने कहा कि इमरान खान सरकार ने ऋण के लिए भीख मांगी जो पहले कभी हासिल किए गए ऋण से 3 गुना अधिक था। उन्होंने कहा कि लोग अब इमरान खान की भूलों का बोझ नहीं उठा सकते। कृपया करके इमरान खान आप इस्तीफा दे दो। 24 घंटे का समय है आपके लिए, 24 घंटे के भीतर गद्दी छोड़ दो। अविश्वास प्रस्ताव से पहले हम आपको ये अल्टीमेटम दे रहे हैं। बड़ी खबर दोस्तों, क्या आपको भी लगता है अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान की गद्दी चली जाएगी दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान की अभी की कंडीशन को देखते हुए जवाब देना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की तरफ, जहां पर पुतिन की 2 टुक यूक्रेन से लड़ने के लिए भेजे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पेशेवर सैनिक। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि इस युद्ध में उनकी तरफ से सिर्फ वही सैनिक या फिर योद्धा भेजे जाएंगे जो अपने काम में एक्सपर्ट हों। उनके मुताबिक उद्देश्य को देखते हुए सैनिकों का चयन किया जाएगा। यूक्रेन में सिर्फ पेशेवर सैनिक को भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जोर देकर कहा है कि पश्चिमी देशों ने युद्ध के दौरान अपने वादों को पूरा नहीं किया है। उनकी माने तो तमाम तरह के दावे जरूर हुए हैं, लेकिन उन्हें किसी से कोई मदद नहीं मिली। पहले भी कई मौकों पर वे पश्चिमी देशों की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन में जहां फंसे हैं 700 भारतीय, उस सूमी पर रूस ने गिराए 500
500 किलोग्राम के बम। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस पर 500 किलो के बम गिराने का बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन के मुताबिक ये बम सुमी में गिराया गया है। दोस्तों, ये वही सुमी है जहां अभी 700 भारतीय फंसे हुए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि बीती रात रूस की सेना ने सुमी की एक रिहायशी इमारत में 500 केजी का बम गिराया है। दावा यह भी किया गया है दोस्तों कि इस हमले में 18 आम नागरिकों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल है। यूक्रेन ने इसे मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध बताया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीयों की जान बच गई। दोस्तों, अगर ये खबर सही है, अगर यूक्रेन दोस्तों सही खबर फैला रहा है, इसका मतलब अपने भारतीयों की जान जाते जाते बची है। दोस्तों, 500 केजी बहुत होता है। आपकी इस पर क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर बड़ी चर्चा। भारत ने कहा दोनों देश शत्रुता को तत्काल समाप्त करके बातचीत करें। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति और आगामी मानवीय संकट पर हमें तत्काल ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार पिछले 11 दिनों में 15 लाख शरणार्थियों ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में शरण मांगी है। त्रिमूर्ति ने आगे कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार अब तक 140 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें एक युवा भारतीय छात्र भी शामिल है। भारत उनके निधन पर शोक व्यक्त करता है और हम उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम संघर्ष में हर नागरिक के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हैं। साथ में दोस्तों उन्होंने आगे कहा, हमने भारतीयों सहित सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग की अपनी तत्काल मांग को दोहराया है। हम इस बात से बहुत चिंतित है कि दोनों पक्षों से बार बार आग्रह करने के बावजूद सुमी में हमारे छात्रों के लिए एक सुरक्षित गलियारा नहीं बन पाया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर आखिर रूस का साथ क्यों दे रहा है भारत। अमेरिका के पूर्व राजनयिक ने दिया है ये बड़ा जवाब। जी हाँ दोस्तों, सुनिए उन्हीं की जवानी। रूस यूक्रेन मुद्दे पर भारत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष रुख बरकरार रखा है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देश भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो रूसी हमले की आलोचना करें। अमेरिका के एक पूर्व शीर्ष राजनयिक अतुल कैशप ने हालांकि भारत की स्थिति पर सकारात्मक टिप्पणी की है। उन्होंने अमेरिकी सांसदों से कहा है कि रूस के साथ भारत की कुछ मजबूरियां हैं और पड़ोसी चीन के साथ भी उनके विवाद हैं। अतुल केशव पहले विदेश विभाग में भारत के लिए चार्ज डी अफेयर सहित कई पदों पर कार्य कर चुके हैं और अब वो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी द्वारा आयोजित इंडो पैसिफिक के दौरान उनसे सवाल किया गया कि यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा के लिए हुई कई वोटिंग से भारत बाहर रहा है, इस पर उनकी क्या राय है दोस्तों। तो जवाब में उन्होंने कहा कि रूस को लेकर भारत की मजबूरियां हैं, पड़ोस में चीन के साथ भारत की क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर मजबूरियां हैं। मुझे लगता है कि हम अमेरिकी भारतीयों के लोकतंत्र और उनके सिस्टम के साथ एक समानता रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि हमें दुनिया के 2 सबसे महान लोकतंत्रों की ताकत का संकेत देना है, इसलिए हमें इन मुद्दों पर दोस्तों की तरह काम करना है। ऐसे कई मौके आएंगे, लेकिन जब तक हम एक दूसरे से दोस्त के रूप में बात करते हैं, मुझे यकीन है कि हम इससे उबर जाएंगे और आगे भी मजबूत होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें अमेरिका का कहना क्या आप सही मानते हैं दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर हम दोस्तों आपसे पूछे कि भारत आखिर क्यों रूस का साथ दे रहा है, तो क्या जवाब देंगे आप लोग बताना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां भारत चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता 11 मार्च को होनी है। चुशूल मोल्दो में होने वाली है ये बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत व चीन के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 15वां दौर 11 मार्च को होगा। भारत और चीन ने मिलकर ये फैसला किया है और ये बैठक भारतीय हिस्से में स्थित चुशूल मोल्दो में होगी। रक्षा सूत्रों ने मंगलवार को ये बड़ी जानकारी दी है। अब तक हुई 14वें दौर की बातचीत के बाद चलते पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग, तसो, गलवान और गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्रों के उत्तर और दक्षिण तटों से सेना वापस बुलाने व तनाव खत्म करने का समाधान हुआ है। दोनों पक्ष अब लद्दाख के अन्य इलाकों में तनाव खत्म करने का प्रयास करेंगे। बड़ी खबर दोस्तों, आशा करते हैं कि ये मीटिंग अच्छी हो और जिन मुद्दों पर बात होगी उन पर हल अवश्य निकले। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? आपकी क्या राय है? चाइना इस बार मानेगा? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो लातों का भूत है, बातों का नहीं। अगली खबर की बात करें, जहां पर कमला हैरिस के उड़ान भरने के बाद एंड्रयू बेस सुरक्षा में बड़ी चूक, एक संदिग्ध हुआ गिरफ्तार। जॉइंट बेस को पूरी तरह कर दिया गया सील। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी उपराष्ट्रपति और भारतवंशी
कमला हैरिस और उनके पति की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक पर अमेरिका के जॉइंट बेस एंड्रयू को पूरी तरह सील कर दिया गया है। चूक पाए जाने के कुछ देर पहले ही हैरिस ने अपने पति के साथ उड़ान भरी थी। इस मामले में एंड्रयू बेस मिलिट्री फैसिलिटी पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया है। इस बेस का इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों के दौरे के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर 13 दिन में रूस ने उतने हथियार गंवा दिए जितने 30 साल में नहीं गंवाए। जी हाँ दोस्तों, जेलेंस्की ने अभी तक का सबसे बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब उनकी तरफ से एक और दावा किया गया है जो रूसी सैनिकों के मनोबल को तोड़ सकता है। जेलेंस्की का कहना है कि इस युद्ध की वजह से रूस ने अपने उतने हथियार गंवा दिए हैं जितने शायद वो अपने 30 साल में भी नहीं गंवा पाता। उनकी माने तो इस युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान रूस को ही उठाना पड़ा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इस युद्ध में अभी तक रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन ऐसे तमाम दावों को रूस ने लगातार खारिज किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर मोदी जी या योगी जी, यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक वापसी का सबसे बड़ा किरदार कौन? आपको बताते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही 10 मार्च को आए, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी बहुत भारी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस करती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि ब्रांड मोदी के साथ इस बार योगी फैक्टर ने यूपी में बीजेपी का परचम लहराने में जमकर मदद की है। लखनऊ में सीएम योगी जी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दिया तो दिल्ली में पीएम मोदी ने विकास को रफ्तार दिया। मोदी योगी की जोड़ी वाली डबल इंजन की सरकार का लगातार विकास की बातें करना जनता में भरोसा जगा गया है। दोस्तों, इस तरह मोदी योगी के सियासी जादू के आगे विपक्षी दलों के नेताओं की एक नहीं चली और चुनावी पिच पर धराशायी होने के हालात बन गए। हालांकि मतगणना में अंतिम नतीजे कैसे आते हैं सब कुछ उस पर निर्भर करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 5 साल पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी के चेहरे को आगे करके 2/3 बहुमत के साथ 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी और मुख्यमंत्री का ताज योगी आदित्यनाथ के सिर पर सजा था। योगी जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में अपनी एक मजबूत नेता के तौर पर छवि बनाई है, जिसके चलते पार्टी 2022 में योगी के काम और मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरी थी। एग्जिट पोल के आंकड़ों को माने तो मोदी योगी को आगे करके चुनाव लड़ने का दाव बीजेपी के लिए सक्सेसफुल यानी सफल रहा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आपसे ये सवाल पूछे मोदी या मोदी योगी दोनों, तो क्या जवाब होगा आपका? दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक वापसी का सबसे बड़ा किरदार कौन? मोदी जी, योगी जी या फिर दोनों के दोनों? बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें जहां सपा के गढ़ में भी खुद जीतते नहीं दिखाई दे रहे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, बता दें सोमवार की शाम आए ज्यादातर एग्जिट पोल में प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनती नजर आ रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण से जो बढ़त बनाई वो लास्ट चरण तक कायम रहते हुए बीजेपी को बहुमत के आंकड़े के पार ले जाती दिख रही है। दोस्तों, तो वहीं समाजवादी पार्टी तमाम कोशिशों के बाद भी उत्तर प्रदेश में सत्ता के आसपास भी नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि पार्टी के गढ़ रहे जिलों में भी अखिलेश यादव विनर बनते यानी जीतते नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी वो अपनी सीट यानी तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, कानपुर नगर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 59 सीटों पर वोट पड़े थे और इन सभी सीटों पर दोस्तों सपा डमाडोल ही नजर आ रही है। सब में बड़ी बात यही है दोस्तों, अखिलेश यादव भी उम्मीदवार हैं। दोस्तों, करहल सीट से फिर भी वहां से भी अखिलेश यादव जीतते नहीं नजर आ रहे। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने ही गढ़ को छोड़ते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करना बताना मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और कितने भाई और बहनों को लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सच में भगवा ही लहराएगा, मोदी लहर ही आएगी, योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे दोस्तों? तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को
को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।